तेनालीराम और लालची मंत्री का रहस्य भाग 1। बहुत समय पहले तेनालीरामा विजयनगर राज्य में रहते थे। उनकी बुद्धिमानी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा कृष्णदेवराया उन्हें बहुत सम्मान देते थे। जब भी राज्य में कोई कठिन समस्या आती, तेनालीराम अपनी चतुराई से उसका समाधान निकाल देते थे। एक दिन सुबह का समय था। राजमहल का दरबार सज चुका था। राजा सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री, सेनापति और दरबारी अफनसाफ अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। तभी एक किसान घबराया हुआ दरबार में पहुंचा। महाराज, नाया कीजिए, किसान ने हाथ जोड़कर कहा। राजा ने पूछा, क्या बात है? किसान बोला, महाराज, मेरे गांव के लोगों से कर के नाम पर अतिरिक्त धन वसूला जा रहा है। हम गरीब लोग हैं, इतना धन कहां से लाए? यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, यह काम कौन कर रहा है? किसान बोला, महाराज, हमें पूरा पता नहीं, लेकिन कुछ अधिकारी और सैनिक इसमें शामिल हैं। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत जांच का आदेश दिया। कई दिनों तक जांच चली, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। तभी तेनालीराम मुस्कुराए। महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं इस रहस्य पर प्रकाश डाल सकता हूं। लगा सकता हूं। राजा बोले, तेनालीराम, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। जाओ और सच्चाई सामने लाओ। अगले दिन तेनालीराम साधारण व्यापारी का वेश धारण करके गांव गांव घूमने लगे। वे लोगों से बातें करते, उनकी समस्याएं सुनते और चुपचाप जानकारी इकट्ठा करते। एक गांव में उन्हें पता चला कि रात के समय कुछ लोग किसानों से गुप्त रूप से धन लेते हैं। जो मना करता है उसे डराया धमकाया जाता है। तेनालीराम ने कई रातें जागकर निगरानी की। आखिर एक रात उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक बड़े अधिकारी के घर में धन की थैलियां पहुंचा रहे हैं। अब तेनालीराम को यकीन हो गया कि भ्रष्टाचार की जड़ कहीं बहुत ऊपर तक फैली हुई है। लेकिन बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं था। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले सप्ताह राजा के जन्मोत्सव का आयोजन था। पूरे राज्य के बड़े अधिकारी और मंत्री दरबार में उपस्थित होने वाले थे। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, इस बार उत्सव में एक विशेष प्रतियोगिता रखिए। राजा ने पूछा, कैसी प्रतियोगिता? तेनालीराम बोले, एक जादुई संदूक रखा जाएगा। जो व्यक्ति पूरी तरह ईमानदार होगा, उसके हाथ लगाने पर संदूक से बजेगी। राजा को बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने तेनालीराम की योजना स्वीकार कर ली। उत्सव के दिन दरबार लोगों से भरा हुआ था। बीच में एक सुंदर संदूक रखा गया। तेनालीराम ने घोषणा की, यह सत्य का संदूक है। हर अधिकारी इसके अंदर हाथ डालकर एक फूल निकालेगा। एक एक करके सभी लोग आगे बढ़े। कुछ लोग आत्मविश्वास से गए, कुछ घबराए हुए थे। जब सभी लोग अपनी जगह लौट आए, तब तेनालीराम ने अचानक कहा, महाराज, चोर पकड़ा लिया गया है। दरबार में खलबली मच गई। राजा ने पूछा, कैसे? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, जिस व्यक्ति ने संदूक में हाथ डालने से डरकर हाथ पूरी तरह अंदर नहीं डाला, वही दोषी है। दरअसल संदूक के अंदर कोई जादू नहीं था। तेनालीराम ने उसमें सुगंधित रंग लगा दिया था। ईमानदार लोगों के हाथों पर रंग लग गया, लेकिन दोषी अधिकारी ने डर के कारण हाथ पूरी तरह अंदर नहीं डाला। उसके हाथ साफ थे। अब सबकी निगाहें उसी अधिकारी पर टिक गई। दरबार में सभी लोगों की निगाहें उस अधिकारी पर टिक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। राजा कृष्णदेवराय ने गंभीर स्वर में कहा, सच सच बताओ, क्या तुम किसानों से अवैध धन वसूलते रहे हो? अधिकारी पहले तो मुकरने लगा, लेकिन जब सैनिकों ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से कई गुप्त दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों में किसानों से वसूले गए धन का पूरा हिसाब लिखा था। अब वह डर गया। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए,
मैं अकेला दोषी नहीं हूं। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजा ने पूछा, फिर कौन है तुम्हारे साथ? अधिकारी कांपती आवाज में बोला, महाराज, इस पूरे षड्यंत्र का संचालन मंत्री महोदय कर रहे थे। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्री क्रोध से चिल्लाया, ये झूठ है, ये आदमी अपनी जान बचाने के लिए मेरा नाम ले रहा है। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम शांत थे। महाराज, मैंने पहले ही इसकी संभावना सोची थी, इसीलिए मैंने कुछ और प्रमाण इकट्ठे किए हैं। उन्होंने सैनिकों को संकेत किया। कुछ ही देर में सैनिक कई थैलियां और रजिस्टर लेकर आए। धन का पूरा लेखा जोखा। राजा का चेहरा कठोर हो गया। मंत्री के पास अब कोई उत्तर नहीं था। उसे तुरंत पद से हटाकर कारागार भेज दिया गया। किसानों को उनका धन वापस कर दिया गया। पूरे राज्य में तेनालीराम की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। रहस्यमयी साधु का आगमन कुछ महीनों बाद विजयनगर में एक साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अजीब चमक थी और उसके बारे में कहा जाता था कि वो भविष्य देख सकता है। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। एक दिन वो राजमहल पहुंचा। महाराज, उसने कहा, आपके राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है। राजा चिंतित हो गए। कौन सा संकट? साधु बोला, राजकोष खाली हो जाएगा और राज्य में अकाल पड़ेगा। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग डरने लगे। व्यापारियों ने अपना धन छिपाना शुरू कर दिया। किसान अनाज जमा करने लगे। बाजारों में अफरा तफरी मच गई। तेनालीराम को यह सब कुछ अजीब लगा। उन्होंने सोचा, यदि यह साधु सचमुच ज्ञानी है तो इसे इतनी अशांति फैलाने की आवश्यकता क्यों है? उन्होंने साधु पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला। रूप से कुछ व्यापारियों से मिलता है। ये बात और भी संदिग्ध थी। एक रात तेनालीराम साधु का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि साधु कुछ लोगों के साथ बैठकर योजनाएं बना रहा है। जब लोग डर जाएंगे, साधु कह रहा था, तो वे अनाज महंगे दामों पर खरीदेंगे। तब हम बहुत धन कमाएंगे। अब सारा रहस्य खुल चुका था। ये साधु कोई संत नहीं, बल्कि एक धूर्त व्यक्ति था जो लोगों में भय फैलाकर लाभ कमाना चाहता था। लेकिन उसे रंगे हाथों पकड़ना आसान नहीं था। तेनालीराम ने एक नई योजना बनाई। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, महाराज, साधु जी की भविष्यवाणी की परीक्षा ली जानी चाहिए। अगले दिन पूरे दरबार के सामने तेनालीराम ने साधु से पूछा, महात्मा जी, आप भविष्य देख सकते हैं? साधु गर्व से बोला, हां बिल्कुल। तो क्या आप बता सकते हैं कि कल आपके साथ क्या होने वाला है? साधु मुस्कुराया, निश्चय ही, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तेनालीराम हंस पड़े। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि साधु के ठिकाने की तलाशी ली जाए। तलाशी में सोने की मुद्राएं, नकली भविष्यवाणियों के कागज और व्यापारियों के साथ की। साधु का चेहरा पीला पड़ गया। तेनालीराम बोले, जो व्यक्ति अपना ही भविष्य नहीं जान सका, वह दूसरों का भविष्य कैसे बता सकता है? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। साधु को दंड दिया गया और व्यापारियों को चेतावनी दी गई। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। लेकिन उसी रात राजमहल में एक ऐसी चोरी हुई जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। उस रात विजयनगर का राजमहल शांत था। पहरेदार अपनी अपनी जगह पर तैनात थे। अचानक आधी रात के समय राजकोष के पास हलचल हुई। सुबह जब खजांची ने खजाना खोला तो उसके होश उड़ गए। राजकोष से एक अत्यंत मूल्यवान हीरा गायब था। वह हीरा राजा कृष्णदेवराय की सबसे प्रिय धरोहरों में से एक था। उसकी चमक पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी।
खबर आग की तरह फैल गई। राजा क्रोधित हो उठे। यदि 3 दिनों में चोर नहीं पकड़ा गया तो सभी पहरेदारों को दंड मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी तेनालीराम आगे आए। महाराज, कृपया किसी निर्दोष को दंड मत दीजिए। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। पहला सुराग तेनालीराम सबसे पहले राजकोष पहुंचे। उन्होंने दरवाजों, खिड़कियों और फर्श का निरीक्षण किया। कहीं भी जबरन घुसने के निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि चोर महल का ही कोई व्यक्ति था। उन्होंने पहरेदारों से पूछताछ शुरू की। एक पहरेदार बोला, महाराज, रात में मैंने एक व्यक्ति को राजकोष की ओर जाते देखा था, लेकिन अंधेरा होने के कारण पहचान नहीं पाया। क्या कोई विशेष बात याद है? हाँ, उसके कपड़ों से तेज इत्र की खुशबू आ रही थी। बस यही एक सुराग था। तेनालीराम की योजना। अगले दिन तेनालीराम ने दरबार में घोषणा करवाई, राजमहल में एक जादुई तोता लाया गया है। यह तोता चोर को पहचान सकता है। पूरे महल में यह बात फैल गई। वास्तव में कोई जादुई तोता नहीं था, लेकिन तेनालीराम जानते थे कि अपराधी अक्सर अपने डर से स्वयं गलती करता है। रात को उन्होंने एक पिंजरे में साधारण तोता रखा और उसके पास पहरा बैठा दिया। फिर उन्होंने अफवाह फैला दी कि सुबह तोता चोर का नाम बता देगा। चोर की गलती उस रात असली चोर डर गया। उसे लगा कि कहीं सचमुच तोता उसका नाम ना बता दे। आधी रात को उसके पास पिंजरे के पास पहुंचा। कोशिश की, लेकिन तेनालीराम पहले से ही छिपकर निगरानी कर रहे थे। जैसे ही वो व्यक्ति पिंजरे के पास पहुंचा, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि राजकोष का सहायक अधिकारी था। असली रहस्य। लेकिन जब उससे पूछताछ हुई तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उसने स्वीकार किया कि उसने हीरा चुराया था, लेकिन अपने लिए नहीं। मुझे किसी ने ऐसा करने के लिए धन दिया था। किसने? तेनालीराम ने पूछा। अधिकारी ने कहा, एक रहस्यमयी नकाबपोश व्यक्ति ने। अब मामला और उलझ गया। चोर पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसके पीछे कौन था? जंगल का गुप्त ठिकाना। तेनालीराम ने नकाबपोश व्यक्ति का पता लगाने का निश्चय किया। कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें सूचना मिली कि जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली में कुछ संदिग्ध लोग आते जाते हैं। एक रात तेनालीराम कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। जब उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा कि कई लोग बैठकर राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। और सबसे आगे बैठा व्यक्ति देखकर तेनालीराम भी चौंक गए। वो वही पूर्व मंत्री था के आरोप में जेल भेजा गया था। वो किसी तरह भाग निकला था और अब बदला लेने की योजना बना रहा था। उसने ही हीरे की चोरी करवाकर राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश की थी। अंतिम चाल। अगले दिन तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, आज शाम एक विशेष सभा रखिए। सभा में पूरे राज्य के प्रमुख लोग आए। तेनालीराम ने घोषणा की, जिस व्यक्ति ने राजकोष का हीरा चुरवाया है वो आज स्वयं यहां उपस्थित होगा। लोग हैरान रह गए। तभी सैनिकों ने हवेली पर छापा मारकर पकड़े गए षड्यंत्रकारियों को दरबार में प्रस्तुत किया। पूर्व मंत्री का चेहरा झुका हुआ था। उसके पास से वही चोरी हुआ हीरा बरामद हुआ। राजा ने उसे कठोर दंड दिया। राज्य एक बार फिर सुरक्षित हो गया। पूरे दरबार ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। राजा कृष्णदेव राय बोले, तेनालीराम, तुम्हारी चतुराई ही हमारे राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, बुद्धि का उपयोग हमेशा सत्य और न्याय के लिए होना चाहिए। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजमहल में सब कुछ सामान्य हो चुका था। राजा कृष्णदेव राय प्रसन्न थे और प्रजा सुखी थी। लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे विजयनगर को
आश्चर्य में डाल दिया। सुबह का समय था। तभी एक धनी व्यापारी दरबार में पहुंचा। उसके साथ 4 सैनिक एक बड़ी सोने की मूर्ति उठाकर लाए। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर सभी दंग रह गए। व्यापारी ने कहा, महाराज, ये मूर्ति मुझे जंगल के एक प्राचीन मंदिर के पास मिली है, लेकिन इसके साथ एक रहस्यमय संदेश भी मिला। राजा ने संदेश पढ़ा। जो इस मूर्ति का असली रहस्य जान लेगा, उसे अपार धन मिलेगा, लेकिन जो लालच करेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग इसे खजाने का संकेत मान रहे थे, तो कुछ इसे किसी प्राचीन शाप से जोड़ रहे थे। राजा ने मूर्ति को राजमहल में सुरक्षित रखने का आदेश दिया, लेकिन उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रहस्य की शुरुआत जिस कमरे में मूर्ति रखी गई थी, वहां रात को पहरा दिया जा रहा था। सुबह पहरेदारों ने बताया कि आधी रात को उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन जब उन्होंने खोजबीन की तो कोई नहीं मिला। अगली रात फिर वही हुआ। तीसरी रात तो एक पहरेदार डरकर बेहोश हो गया। उसका कहना था कि उसने मूर्ति को अपनी जगह से हिलते हुए देखा था। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे कि मूर्ति में कोई अलौकिक शक्ति है, लेकिन तेनालीराम को यह बात बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं लगी। उन्होंने कहा, दुनिया में हर रहस्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तेनालीराम की जांच उस रात तेनालीराम स्वयं मूर्ति वाले कक्ष में छिप गए। उन्होंने कमरे की हर चीज का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। आधी रात बीत गई। अचानक उन्हें हल्की सी खटखट की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि मूर्ति के पीछे की दीवार के पास कुछ हलचल हो रही है। थोड़ी देर बाद दीवार का एक छोटा हिस्सा धीरे धीरे खुला। दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता था। तेनालीराम समझ गए कि रहस्य यहीं छिपा है। उन्होंने चुपचाप उस रास्ते का पीछा किया। गुप्त सुरंग बहुत पुरानी थी। कुछ दूर चलने पर उन्हें मशालों की रोशनी दिखाई दी। वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। वे लोग राज्य के अलग अलग हिस्सों से चोरी किया गया सामान जमा कर रहे थे। उनका सरदार बोला, जब लोग मूर्ति के डर तब तक कोई हमारी ओर ध्यान नहीं देगा। अब पूरा रहस्य साफ हो गया। सोने की मूर्ति सिर्फ लोगों को डराने और ध्यान भटकाने का साधन थी। असल में चोरों का गिरोह सुरंग का उपयोग करके चोरी का माल छिपाता था। तेनालीराम की चतुर योजना। अगले दिन तेनालीराम ने राजा को सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने तुरंत चोरों को पकड़ने के बजाय एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा करवाई, कल रात सोने की मूर्ति अपना रहस्य बताएगी। ये खबर सुनकर चोर घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं उनका भेद ना खुल जाए। रात को वे सुरंग में इकट्ठा हुए और भागने की तैयारी करने लगे, लेकिन इस बार सुरंग के बाहर राजा के सैनिक पहले से छिपे बैठे थे। जैसे ही चोर बाहर निकले, सभी पकड़े गए। उनके पास से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ। दरबार में सच। अगले दिन दरबार में चोरों को पेश किया गया। राजा ने पूछा, क्या वास्तव में मूर्ति में कोई शक्ति थी? तेनालीराम मुस्कुराए, महाराज, शक्ति मूर्ति में नहीं, लोगों के डर और लालच में थी। पूरा दरबार हंस पड़ा। राजा ने कहा, एक बार फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि किसी भी रहस्य से बड़ी होती है। झुका दिया। लेकिन उसी समय दरबार के बाहर से एक दूत दौड़ता हुआ आया। वो घबराया हुआ था। उसने कहा, महाराज, सीमा के पास वाले गांवों से लोग अचानक गायब हो रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। तेनालीराम की आंखों में चमक आ गई। उन्हें एहसास हो गया कि एक नया और पहले से भी बड़ा रहस्य उनका इंतजार कर रहा है। विजयनगर के दरबार में गहरी चिंता छा गई थी। सीमा के पास बसे कई गांवों से लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है।
राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम, ये मामला अत्यंत गंभीर है। यदि जल्द ही रहस्य नहीं सुलझा तो पूरे राज्य में भय फैल जाएगा। तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मैं स्वयं वहां जाकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। भय से घिरा गांव। अगले दिन तेनालीराम साधारण यात्री का वेश धारण करके सीमा के पास वाले गांव में आए। गांव में अजीब सन्नाटा था। सूर्यास्त होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के मुखिया ने बताया, पिछले 2 महीनों में लगभग 20 लोग गायब हो चुके हैं। क्या किसी ने कुछ देखा? तेनालीराम ने पूछा। मुखिया बोला, कुछ लोगों का कहना है कि रात में जंगल की तरफ से नीली रोशनी दिखाई देती है। उसके बाद कोई न कोई गायब हो जाता है। तेनालीराम ने ध्यान से सारी बातें सुनी। उन्हें लगा कि मामला उतना रहस्यमय नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। नीली रोशनी का रहस्य। उस रात तेनालीराम एक पेड़ पर छिपकर बैठ गए। आधी रात होने पर सचमुच जंगल की ओर से हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। थोड़ी देर बाद रोशनी आगे बढ़ने लगी। तेनालीराम चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ लोग मशालों पर विशेष प्रकार का नीला रंग लगाकर उन्हें जला रहे थे। दूर से वह रोशनी किसी जादुई शक्ति जैसी दिखाई देती थी। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। गुप्त शिविर। रोशनी का पीछा करते हुए तेनालीराम एक गुप्त शिविर तक पहुंचे। वहां कई तंबू लगे हुए थे और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि गायब हुए कई गांव वाले वहीं मौजूद थे। वे कैदी नहीं थे, बल्कि उन्हें झूठे वादों से बहलाकर वहां लाया गया था। एक व्यक्ति उन्हें समझा रहा था, हमारे साथ चलो, यहां तुम्हें बहुत धन मिलेगा। गिरोह था जो लोगों को लालच देकर अपने काम में लगाता था। असली सरदार तेनालीराम ने कुछ दिन गुप्त रूप से जानकारी जुटाई। आखिर उन्हें पता चला कि गिरोह का सरदार कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो पड़ोसी राज्य का एक चालाक व्यापारी था। उसका उद्देश्य विजयनगर के गांवों को कमजोर करना था, ताकि व्यापार और खेती प्रभावित हो सके। चतुर जाल तेनालीराम ने एक योजना बनाई। उन्होंने गिरोह के सरदार तक यह खबर पहुंचवाई कि विजयनगर के राजकोष में जल्द ही बहुत बड़ा खजाना आने वाला है। सरदार लालच में आ गया। उसने अपने सभी साथियों को एक जगह इकट्ठा होने का आदेश दिया। उसे लगा कि यह अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह खबर स्वयं तेनालीराम ने फैलवाई है। गिरफ्तारी निर्धारित रात को गिरोह के सभी सदस्य जंगल में इकट्ठा हुए। जैसे ही वे अपनी योजना बनाने लगे, चारों ओर से सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही देर में पूरा गिरोह पकड़ा लिया गया। गायब हुए गांव वालों को सुरक्षित उनके घर भेज दिया गया। पूरे क्षेत्र में फिर से शांति लौट आई। राजा की प्रशंसा। जब तेनालीराम दरबार लौटे तो राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुमने एक बार फिर राज्य को संकट से बचा लिया। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, अक्सर लोग डर और लालच के कारण धोखा खा जाते हैं। सच्चाई को पहचानने के लिए बुद्धि और धैर्य दोनों चाहिए। पूरा दरबार उनकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन तभी एक नया संदेश लेकर एक दूत आया। वह घबराया हुआ था। उसने कहा, महाराज, राजमहल के पुराने पुस्तकालय में एक रहस्यमय नक्शा मिला है, जिसमें छिपे खजाने का संकेत है। तेनालीराम ने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे के कोने में एक अजीब चिन्ह बना हुआ था और यहीं से शुरू हुई उनकी अगली रोमांचक यात्रा। विजयनगर के राजमहल के पुराने पुस्तकालय में मिले रहस्यमय नक्शे ने पूरे राज्य में उत्सुकता फैला दी थी। नक्शा बहुत पुराना था और उसके किनारे समय के साथ पीले पड़ चुके थे।
उस पर एक पहाड़, एक नदी और एक प्राचीन मंदिर का चिन्ह बना हुआ था। राजा कृष्णदेव राय ने नक्शा तेनालीराम को सौंपते हुए कहा, यदि इसमें सचमुच कोई खजाना छिपा है तो उसका पता केवल तुम ही लगा सकते हो। तेनालीराम ने नक्शे को ध्यान से देखा। उन्हें महसूस हुआ कि इसमें कुछ अजीब बात है। रास्ते तो बने हुए थे, लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे थे जिनका अर्थ तुरंत समझ में नहीं आ रहा था। यात्रा की शुरुआत अगले ही दिन तेनालीराम कुछ सैनिकों और एक विद्वान पंडित के साथ यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक वे जंगलों, नदियों और पहाड़ियों को पार करते रहे। आखिर वे उस स्थान पर पहुंचे जो नक्शे में दर्शाया गया था। वहां एक टूटा फूटा प्राचीन मंदिर खड़ा था। मंदिर सुनसान था, लेकिन उसके पत्थरों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। पहेली का पहला संकेत मंदिर के मुख्य द्वार पर एक शिलालेख लिखा था, जिसे धन चाहिए वो लौट जाए, जिसे ज्ञान चाहिए वो आगे बढ़े। सैनिकों को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन तेनालीराम मुस्कुराए। लगता है इस खजाने का रहस्य केवल सोने चांदी से जुड़ा नहीं है। उन्होंने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। गुप्त कक्ष मंदिर के अंदर एक बड़ा कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच पत्थर की 3 मूर्तियां खड़ी थीं। हर मूर्ति के नीचे एक वाक्य लिखा था। पहली मूर्ति, मैं हमेशा सच बोलती हूं। हमेशा झूठ बोलती हूं। तीसरी मूर्ति, मैं कभी सच कभी झूठ बोलती हूं। सामने 3 रास्ते थे, उनमें से केवल एक रास्ता खजाने तक जाता था। तेनालीराम की बुद्धिमानी। तेनालीराम ने मूर्तियों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बीच वाला रास्ता चुन लिया। सैनिक हैरान रह गए, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, बाकी दोनों रास्तों की जमीन धंस गई। यदि वे गलत रास्ता चुनते तो गहरे गड्ढे में गिर सकते थे। सब लोग तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। अंतिम कक्ष, कई मोड़ों और सीढ़ियों के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा था। सभी की आंखों में उत्साह चमक उठा, लेकिन संदूक खोलने पर सब हैरान रह गए। उसमें सोना या हीरे नहीं थे, उसमें सैकड़ों प्राचीन ग्रंथ रखे हुए थे। असली खजाना ग्रंथों में विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, गणित और शासन से जुड़ा दुर्लभ ज्ञान लिखा था। पंडित ने भावुक होकर कहा, यह तो अमूल्य खजाना है। तेनालीराम मुस्कुराए। यही कारण है कि मंदिर के द्वार पर लिखा था, जिसे ज्ञान चाहिए वही आगे बढ़े। विजयनगर की समृद्धि ग्रंथों को महल लाया गया। उनमें लिखी तकनीकों की मदद से खेती बेहतर हुई, पानी बचाने के नए तरीके मिले और राज्य पहले से अधिक समृद्ध हो गया। राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज हमने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, सोना समाप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन उसी समय महल के द्वार पर एक अजनबी यात्री पहुंचा। उसके हाथ में एक पुरानी अंगूठी थी। उसने कहा, महाराज, यह अंगूठी एक ऐसे रहस्य की चाबी है जो सदियों से छिपा हुआ है। तेनालीराम की आंखों में फिर वही जिज्ञासा चमक उठी। विजयनगर का दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। तभी एक थका मांदा यात्री दरबार में पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। उसने राजा कृष्णदेवराय को प्रणाम किया और अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली में एक पुरानी सुनहरी अंगूठी थी। अंगूठी पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। यात्री बोला, महाराज, यह साधारण अंगूठी नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो कई 100 वर्षों से किसी को नहीं पता। दरबार में उत्सुकता फैल गई। राजा ने अंगूठी तेनालीराम को सौंप दी। तेनालीराम ने उसे ध्यान से देखा।
अंगूठी के अंदर बहुत छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन पूरा मैसेज पढ़ा नहीं जा रहा था। रहस्यमयी संदेश महल के विद्वानों को बुलाया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद वे केवल इतना पढ़ सके, जहां सूर्य की पहली किरण पड़ेगी वही सत्य का द्वार खुलेगा। संदेश अधूरा था, लेकिन तेनालीराम समझ गए कि यह किसी गुप्त स्थान का संकेत है। पुराने किले की ओर यात्री ने बताया कि उसे यह अंगूठी एक पुराने खंडहर में मिली थी। अगले दिन तेनालीराम कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। हुआ करता था, अब वहां टूटी दीवारें और जंगली झाड़ियां थीं। तेनालीराम ने कई घंटे निरीक्षण किया। अचानक उनकी नजर एक पत्थर पर बने उसी चिन्ह पर पड़ी जो अंगूठी में था। सूर्योदय का रहस्य। तेनालीराम ने रात वहीं बिताने का निर्णय लिया। सुबह जैसे ही सूर्य निकला, उसकी पहली किरण किले के एक विशेष हिस्से पर पड़ी। उसी क्षण वहां का एक पत्थर चमक उठा। सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। तेनालीराम ने उस पत्थर को दबाया। धीरे धीरे जमीन का एक हिस्सा खिसक गया। नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। गुप्त तहखाना। सभी लोग सावधानी से नीचे उतरे। तहखाना बहुत विशाल था। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। बीच में एक पत्थर का मंच था, जिस पर एक बड़ा संदूक रखा था। सैनिक उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि अब बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। लेकिन तेनालीराम शांत थे। लालच की परीक्षा। संदूक के पास एक शिलालेख लिखा था, जो लालच में अंधा होगा वह सब कुछ खो देगा। कई सैनिकों ने इसे अनदेखा कर दिया। उन्होंने जल्दी से संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, ऊपर से जाल गिर गया और वे फंस गए। तेनालीराम मुस्कुराए। यही कारण है कि जल्दबाजी और लालच हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने जाल को सुरक्षित तरीके से हटवाया। संदूक का रहस्य। जब संदूक खोला गया तो उसमें सोना नहीं था। उसमें पुराने राजाओं के पत्र और इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। उन दस्तावेजों में विजयनगर के पूर्व शासकों की कहानियां, युद्धों का विवरण और राज्य संचालन के महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखे थे। यह राज्य की अमूल्य धरोहर थी। सच्चाई। तेनालीराम ने कहा, जिसने यह तहखाना बनाया था वो चाहता था कि केवल बुद्धिमान और धैर्यवान व्यक्ति ही यहां तक पहुंचे। राजा कृष्णदेव राय ने उन दस्तावेजों को राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित रखने का आदेश दिया। यात्री को उसके ईमानदारी के लिए पुरस्कार दिया गया। एक नया संकट। कुछ दिनों बाद राजमहल के बगीचे में एक अजीब घटना हुई। हर सुबह एक दुर्लभ और कीमती फूल गायब हो जाता था। पहरेदार पूरी रात जागते थे, फिर भी चोर पकड़ में नहीं आता था। राजा ने तेनालीराम को बुलाया। फिर कोई रहस्य जन्म ले चुका है। तेनालीराम मुस्कुराए। महाराज, चाहे रहस्य कितना भी कठिन हो, उसका समाधान अवश्य होता है। और यही से शुरू हुई एक नई कहानी। विजयनगर के राजमहल का बगीचा पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वहां दुनिया भर के दुर्लभ फूल लगाए गए थे। उनमें से एक विशेष फूल था सूर्यकमल। कहा जाता था कि यह फूल साल में केवल कुछ दिनों के लिए खिलता है और उसकी सुगंध पूरे बगीचे को महका देती है। लेकिन अचानक एक अजीब घटना होने लगी। हर सुबह सबसे सुंदर सूर्यकमल गायब मिलता। पहरेदार पूरी रात पहरा देते, फिर भी किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। राजा कृष्णदेव राय चिंतित हो गए। तेनालीराम, ये कोई साधारण चोरी नहीं लगती। तेनालीराम मुस्कुराए। महाराज, कोई भी चोर अदृश्य नहीं होता, बस उसकी चालाकी को समझना पड़ता है। पहली जांच। तेनालीराम ने बगीचे का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि फूल जिस जगह से गायब होते हैं, वहां मिट्टी पर बहुत हल्के निशान बने हुए हैं। हमने किसी को आते जाते नहीं देखा।
तेनालीराम ने पूछा, क्या रात में कोई आवाज सुनाई देती है? एक बूढ़े माली ने कहा, कभी कभी पत्तों के हिलने की आवाज आती है, लेकिन हम समझते हैं कि वह हवा होगी। रहस्यमय परछाई। उस रात तेनालीराम स्वयं बगीचे में छिप गए। आधी रात के बाद अचानक झाड़ियों के बीच हलचल हुई। एक काली परछाई तेजी से फूलों की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही तेनालीराम आगे बढ़े, वह गायब हो गई। सुबह फिर एक फूल कम था। अब रहस्य और गहरा हो गया। चतुर योजना। अगली रात तेनालीराम ने एक विशेष उपाय किया। उन्होंने फूलों के आसपास बहुत बारीक रंगीन चूर्ण बिखेर दिया। यह चूर्ण अंधेरे में दिखाई नहीं देता था, लेकिन जो भी उसके ऊपर से गुजरेगा, उसके पैरों पर उसका रंग लग जाएगा। चोर का खुलासा सुबह होते ही तेनालीराम ने सभी माली, पहरेदार और कर्मचारियों को बुलाया। सबके पैरों की जांच की गई। एक युवा माली के पैरों पर वही रंग लगा हुआ था। वह घबरा गया। राजा ने पूछा, क्या तुम ही फूल चुराते थे? माली रो पड़ा। हां महाराज, लेकिन मैंने किसी लालच में ऐसा नहीं किया। सच्चाई। माली ने बताया कि उसकी बूढ़ी मां गंभीर रूप से बीमार थी। वो मानती थी कि सूर्यकमल की सुगंध से उसे राहत मिलती है, इसलिए वो हर रात एक फूल तोड़कर घर ले जाता था। वो चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन डर के कारण किसी से कह भी नहीं पाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। तेनालीराम का समाधान। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, इस युवक ने गलती की है, लेकिन इसका उद्देश्य बुरा नहीं था। राजा ने कुछ देर विचार किया, फिर बोले, इसे दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन आगे से ये बिना अनुमति कोई फूल नहीं तोड़ेगा। युवा माली ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। राजा ने उसकी मां के इलाज की व्यवस्था भी करवा दी। नई पहेली। कुछ सप्ताह बाद राजमहल के खजाने में रखी एक प्राचीन घड़ी अचानक बंद हो गई। वो घड़ी सदियों पुरानी थी और कहा जाता था कि उसके भीतर एक गुप्त संदेश छिपा है। जब कारीगरों ने उसे खोलने की कोशिश की, तो उन्हें अंदर एक छोटा सा नक्शा मिला। नक्शे पर केवल एक शब्द लिखा था, समय। राजा ने हैरानी से तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने नक्शा हाथ में लिया और मुस्कुराए। लगता है अगला रहस्य समय से जुड़ा हुआ है। राजा कृष्णदेवराय और पूरा दरबार उस रहस्यमयी नक्शे को देख रहा था, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, समय। तेनालीराम कई दिनों तक उस नक्शे का अध्ययन करते रहे। अचानक उन्हें एक बात समझ में आई। नक्शे के किनारों पर बने चिन्ह वास्तव में सूर्य की छाया को दर्शाते थे। उन्होंने गणना की और पता लगाया कि वर्ष के एक विशेष दिन दोपहर के ठीक समय राजमहल के पुराने प्रांगण में कुछ असाधारण होने वाला है। रहस्य का खुलना निर्धारित दिन राजा, तेनालीराम और दरबार के सभी लोग पुराने प्रांगण में इकट्ठा हुए। जैसे ही दोपहर हुई, सूर्य की किरणें एक पत्थर के स्तंभ पर पड़ी। स्तंभ की छाया धीरे धीरे सरकती हुई एक विशेष स्थान पर जाकर रुकी। तेनालीराम ने वहीं खुदाई करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद मजदूरों को एक पत्थर का संदूक मिला। संदूक खोलने पर सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसमें सोना या हीरे नहीं थे, उसमें एक प्राचीन पत्र रखा था। महान राजा का संदेश पत्र कई 100 वर्ष पुराना था। उसमें विजयनगर के एक प्राचीन शासक का संदेश लिखा था, यदि यह पत्र तुम्हारे हाथों में पहुंचा है, तो समझो कि समय ने अपना कार्य पूरा कर दिया है। राज्य की सबसे बड़ी शक्ति खजाना नहीं, बल्कि न्याय, ज्ञान और प्रजा का विश्वास है। सोना समाप्त हो सकता है, महल टूट सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म सदियों तक जीवित रहते हैं। पूरा दरबार भावुक हो गया। राजा कृष्णदेवराय कुछ क्षणों तक शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, यह संदेश किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान है। तेनालीराम का सम्मान राजा ने दरबार में घोषणा की। तेनालीराम ने वर्षों तक अपनी बुद्धि, ईमानदारी और साहस से राज्य की रक्षा की है। पूरे दरबार ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। सैनिकों ने जयकार की,
प्रजा ने फूल बरसाए, लेकिन तेनालीराम हमेशा की तरह विनम्र रहे। उन्होंने कहा, महाराज, बुद्धि तभी उपयोगी है जब उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। कहानी का अंत। समय बीतता गया। तेनालीराम अपनी चतुराई, हास्य और बुद्धिमानी से लोगों की सहायता करते रहे। उनकी कहानियां गांव-गांव, नगर-नगर सुनाई जाने लगी। बच्चे उनसे सीखने लगे कि कठिन से कठिन समस्या का समाधान शांत दिमाग और बुद्धि से निकाला जा सकता है। और इस प्रकार तेनालीराम का नाम इतिहास में अमर हो गया। सीख: बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। रास्ते पर ले जाते हैं। ज्ञान और न्याय किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान है। धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। समाप्त।